हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार वर्णन क्लासेस में। आज हम देखेंगे अध्याय 5 यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ज्यामितीय शब्द जो है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मीटरीन। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा ज्यामितीय बना है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मान लिया हमारा दो बिंदु है, तो इसमें हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। ये हमारा पॉइंट 1 है। दूसरा पॉइंट, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए हमारा ये एक रेखा है, इसको हम बढ़ा के कितना भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यही है। दूसरा पॉइंट, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ये कोई एक बिंदु है, इसको केंद्र मानकर हम किसी भी त्रिज्या, किसी भी मतलब 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, कुछ भी त्रिज्या मानकर हम एक वृत्त बना सकते हैं। चौथा पॉइंट है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवा पॉइंट है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा को प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर के जो दो अंतःकोण होते हैं उनका योग समकोण से कम हो तो वे दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर एक बिंदु पर आपस में मिल जाते हैं। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चैप्टर देखते हैं 5.1 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें कुछ 5 कथन दिए हुए हैं और मतलब कौन से कथन सत्य है और कौन असत्य है और सभी के कारण दीजिए। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, हमारा असत्य होगा। क्योंकि मान लीजिए ये एक बिंदु है, इससे हमें रेखा खींचना है, तो हम इससे क्या सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, हम इससे अनेक रेखा खींच सकते हैं। हम यहाँ खींच सकते हैं, हम यहाँ खींच सकते हैं, हम यहाँ खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए हमारा ये कथन असत्य होगा। पॉइंट 2, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। मान लीजिए दो भिन्न बिंदु हैं, यहाँ से अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो हमारा एक रेखा हो गया। इससे हम कैसे दूसरा रेखा और कैसे खींच सकते हैं? तो नहीं खींच सकते हैं। यहाँ कह रहा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, पर यहाँ तो असंख्य रेखाएं खींच ही नहीं सकते, हम सिर्फ एक खींच सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारा असत्य होगा। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 3, एक शांत रेखा। ये हमारा मान लीजिए एक शांत रेखा है, तो कह रहा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाए जा सकते हैं। तो कह रहा है दो रेखाएं से हम अनिश्चित रूप से कितना भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य होगा। चलिए देखते हैं कथन नंबर 4, यदि दो वृत्त बराबर हैं, ये हमारा दो वृत्त है, दोनों एक ही साइज के हैं, बराबर हैं, तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। तो कह रहा है यदि दो वृत्त एक ही परिमाप के हैं, बराबर हैं, एक ही साइज के हैं, तो उनका जो त्रिज्या है वो भी बराबर होता है। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि अगर हम इस वृत्त को इसके ऊपर रखते हैं तो हमारा इसको ओवरलैप कर जाएगा, संपाती हो जाएगा, तो ये भी हमारा ओवरलैप कर जाएगा, परिमाप भी हमारा ओवरलैप कर जाएगा। तो यानी कि हर तरह से वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो
कथन सत्य है, क्योंकि अगर दो वृत्त का परिमाप बराबर हो तो उनका त्रिज्या तो बराबर होगा ही। पॉइंट नंबर 5 है ए बी बराबर है पी क्यू के। तो ए बी एक रेखा है जो बराबर है पी क्यू के, मतलब एक ही साइज के, एक ही नाप के हैं। ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर एक्स वाई और पी क्यू एक्स वाई, मतलब ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के और पी क्यू जो है वो बराबर है एक्स वाई के। तो ए बी एक्स वाई होगा, तो ए बी एक्स वाई होगा। देखिए जब ये ए बी पी क्यू के बराबर है, जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये और दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जरूर होंगे, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब इन्हें परिभाषित करना है। तो चलिए हम करते हैं। हमारा सबसे पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जिन्हें परिभाषित करना है, जिनका परिभाषा लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारा दो रेखा है, तो ये रेखा जो है इसके यहाँ मतलब बीच की जो दूरी है किसी भी जगह समान होनी चाहिए। जैसे कि हम इसकी दूरी अगर यहाँ पर नापें या फिर यहाँ पर नापें या फिर कहीं पर भी नापें, तो ये दूरी समान होनी चाहिए, जो कि ये रेखा कहीं भी कितना भी लंबा कर दें, कितना भी दूर ले जाएं, ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। वैसी दो रेखाएं जो दोनों ओर बढ़ाए जाने पर किसी भी बिंदु पर आपस में ना मिले, वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे हमने भी बताया था, ये दो रेखाएं ए बी और सी डी, इनके बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। तो ये दोनों रेखाएं जो हमारी होंगी समांतर रेखाएं होंगी। चलिए हमारा 2 नंबर है लंब रेखाएं। वैसी दो रेखाएं वैसी दो रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है यदि वह एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करे। तो मान लिया ये हमारा एक रेखा है ए और बी, और कोई एक ऐसी रेखा है जो इसे विभाजित करती है, और ये कोण हमारा 90 डिग्री मतलब समकोण होता है, और ये भी मतलब कोई दो वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में विभाजित करती है और समकोण बनाती है, तो वे एक दूसरे पर लंब होते हैं और वे दोनों लंब रेखाएं कहलाती है। रेखाखंड। रेखाखंड रेखा के उस भाग को जिसके दो अंतर बिंदु हैं रेखाखंड कहलाते हैं। जैसे कि मान लिया हमारा ये एक रेखा है, इसमें कोई दो अंतर बिंदु, जैसे हमारा होता है ना कि हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखा, तो ये जो हमारा ए बिंदु हुआ और ये बी बिंदु हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो कोई निश्चित जो दो बिंदु होते हैं अंतर बिंदु, और ये जो हमारा रेखा हुआ, इसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या। किसी भी वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के बीचों बीच खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मान लिया हमारा एक केंद्र है और इसको केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचते हैं, तो इस केंद्र से कहीं भी वृत्त के परिमाप के चारों ओर कहीं भी
ये हमारी जो रेखा होगी इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। चाहे हमारा रेखा यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, केंद्र से वृत्त के परिमाप की ओर जो सीधी रेखा होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। वर्ग, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और चारों कोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। ये हमारा एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान है। जैसे कि मान लिया हमारा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, और उसका जो चारों कोण है ये एक समकोण है। चारों कोणों का माप 90 डिग्री है। ये हमारा वर्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1 में कह रहा है दो भिन्न बिंदु ए और बी हैं, ए और बी हैं, और एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, मतलब तीसरा बिंदु एक और सी है जो ए और बी के बीच में स्थित है। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कह रहा है कि ऐसे 3 बिंदु हैं, एक बिंदु हमारा ए हो गया, एक बिंदु हमारा बी हो गया, और एक बिंदु सी भी है जो कि इस सरल रेखा पे नहीं है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सी ए और बीच के बीच में विद्यमान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ए और बी एक रेखा है और सी जो हमारा इस पे विद्यमान नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो हाँ, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से तो स्पष्ट। चलिए हम इसको स्पष्ट करते हैं। क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द हैं? हाँ। अनेकों अपरिभाषित शब्द हैं। ये जो हमारे संगत होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, दो बिंदु हमारे ए और बी दिए हुए हैं, तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी भी होता है। यदि ए और बी दिए हुए हैं तो हम एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं। यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हैं, हम एक ऐसा बिंदु ले सकते हैं सी जो कि हमारा ए और बी पर स्थित नहीं हो। ये जो हमारा नियम है ये हमारा यूक्लिड का 5वां नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी दो भिन्न बिंदु से होकर एक रेखा एक खींची जा सकती है, और हम यहाँ आगे इसको बढ़ाकर हम यहाँ सी पॉइंट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और उसमें 7 तक क्वेश्चन है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 4 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7।
अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल टू A/2 1/2 ए बी है और एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिएगा, क्या कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। चलिए हम इसका सिर्फ सॉल्यूशन बताते हैं आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी हमारा एक रेखा है और उसके बीच में एक बिंदु हमारा सी है और दिया हुआ है कि दिया गया है कि हमारा ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। मतलब ए सी जो हमारा ये है, ये बी सी हमारा ये है, तो ये दोनों जो है हमारा आपस में बराबर है। तो ए सी हमारा बी सी के बराबर है, तो ए सी प्लस बी सी हम कर देंगे तो हमारा ए सी प्लस बी सी इक्वल टू, फिर से हम ए सी प्लस बी सी कर देंगे और ए सी इक्वल टू बी सी हमारा ए सी के बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस ए सी प्लस बी सी के जगह पर हम ए सी पुट कर देंगे, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, और हम लिख देंगे चूँकि ए सी बराबर है बी सी के, तो ये हमारा हो गया 2AC इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। 2AC इक्वल टू ए सी हमारा ये और बी सी हमारा ये, तो ए सी और बी को ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो हमारा पूरा ए बी हो जाएगा, तो ए बी ए सी इक्वल टू, दो हमारे इधर गुना में इधर ले जाएंगे तो हमारा भाग में हो जाएगा ए बी बटे 2, तो ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, यही प्रूफ करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसमें कह रहा है कि जैसे हमारा एक रेखा है ए बी, इसका मध्य बिंदु सी है, तो यही सिद्ध करने बोल रहा है कि किसी भी एक रेखा का जो मध्य बिंदु होता है वो सिर्फ एक ही होता है, दो नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, इसका मध्य बिंदु हमारा सी हो गया। यदि संभव हो तो माना कि डी कोई अन्य मध्य बिंदु है। यदि संभव हो तो माना कि डी जो है हमारा कोई एक और मध्य बिंदु है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी तो मध्य बिंदु बताया हुआ है और डी हमने मान लिया कि मध्य बिंदु है, तो ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा, क्योंकि हमने डी को मध्य बिंदु माना है, तो ये हमारे रेखा के बीच में ये पॉइंट होगा, माना है कि, तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन प्रश्न में दिया है कि सी हमारा मध्य बिंदु है, सी जो है वो हमारा मिडल पॉइंट है, तो सी मिडल पॉइंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी।
ए सी जो है बी सी के बराबर हो जाएगा अगर ये हमारा मध्य बिंदु होगा तो। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 है हमारा ए सी में मतलब ये समीकरण 2 हमारा ये है, समीकरण 1 हमारा ये है, तो 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो ए सी माइनस हमारा हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी माइनस हमारा हो जाएगा डी बी। अब देखिए ए सी हमारा यहाँ तक है, उसमें ए डी को माइनस करेंगे तो यहाँ में से हम यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इतना सा बचेगा। तो इतना सा क्या है हमारा डी सी इक्वल टू बी सी हमारा इतना है, इसमें से हम डी बी हमारा इतना है, इसमें से हम इतना को घटाएंगे तो हमारा डी सी बचेगा, यानी माइनस में बचेगा, माइनस डी सी। तो अब डी सी इसको हम इधर ले आएंगे तो इधर हमारा प्लस में डी सी हो जाएगा इक्वल टू 0, डी सी प्लस डी सी 2DC इक्वल टू 0। अब 2 को हम उधर ले जाएंगे तो हमारा 2 गुना 0 0 हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, डी सी इक्वल टू 0। तो डी सी का मान हमारा क्या आ गया, डी सी का मान हमारा 0 आ गया, मतलब इसका जो लंबाई है, इसका जो दूरी है वो कुछ है ही नहीं, उसका मान 0 है। तो हमारा डी और सी जो है ये इमेजिन कीजिए कि हमारा डी और सी एक दूसरे के ऊपर ही है, मतलब एक ही जगह पर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः डी और सी एक दूसरे के संपाती होंगे अतः सी ध्रुवा की प्रत्येक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा एक आकृति दिया हुआ है ए बी सी और ये हमारा सी डी है। तो कह रहा है कि यदि ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी जो है यहाँ तक इक्वल टू ये बी डी इसके बराबर है, मतलब इतना जो है इसके बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी जो है हमारा इक्वल होगा सी डी के बराबर। चूँकि हमारा ए सी इक्वल टू बी डी है दिया हुआ है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो ए सी इक्वल टू बी डी हमारा इतना है, तो बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये हम क्यों किए, क्योंकि बिंदु सी जो हमारा है बिंदु बी और डी के बीच में, ये हम यहाँ लिख भी सकते हैं, चूँकि बिंदु सी बी और डी के बीच स्थित हैं। एवं सॉरी, मतलब यहाँ पर मिस्टेक हो गया,
ए सी है तो ए सी के बदले हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए सी हमारा चूँकि यहाँ तक है तो ए बी प्लस बी सी, तो सॉरी यहाँ पर हमारा ए बी प्लस बी सी होगा। चूँकि हमारा ए सी है तो ए सी के बदले हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। और हमारा बी डी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर क्या है, ये हमारा बी वाई हमारा डी हुआ, तो इसको हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बी सी हमारा ये हुआ बी डी, तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु बी ए और सी का बीच का बिंदु है, और इसमें हम लिखेंगे कारण बिंदु सी बी और डी का मध्य बिंदु है। अब समीकरण 2 और 3 को 1 में स्थापित करने पर ए सी इक्वल टू हमारा बी डी था। ए सी का मान हमारा था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, और बी डी का हमारा मान था, बी डी के बदले में हमारा मान था बी सी प्लस सी डी। ए बी इक्वल टू बी सी को हम उधर ले जाएंगे तो बी सी प्लस सी डी, और ये हमारा प्लस जाके माइनस हो जाएगा बी सी, तो बी सी एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू सी डी। यही सिद्ध करना था, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यूक्लिड की अभिग्रहिताओं की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, इसका कारण लिखना। चलिए हम लिख देते हैं। यूक्लिड के 5वें अभिग्रहित के अनुसार पूर्ण अपने भाग से जो है बड़ा होता है। कोई पूर्ण संख्या अगर उसको हम भाग देते हैं तो उसका भागफल जो है वो उस पूर्ण संख्या से तो हमेशा छोटा ही होगा, तो वही कह रहा है। तो यह जो है संसार के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5.1 समाप्त हुआ। हम अगले वीडियो में 5.2 देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।